नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। इंडिया एक्सप्लेनर के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो भारत पर आरोप लगाए हैं उसको लेकर के कई लोगों में चिंता है कि भारत को इसके क्या नताइज भुगतने होंगे, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, चिंता करने की एक पैसे की बात नहीं है। क्यों भी एक पैसे की बात नहीं है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं क्योंकि भारत, ये कनाडा ने जो आरोप लगाया है ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी विदेशी ने हमारे ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की है। भारत इनसे बड़े बड़े देशों को जवाब दे चुका है। आपको याद होगा 1971 में इस अमेरिका ने जो आज भारत का सबसे बड़ा सहयोगी बनने का दावा करता है, इस अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपने 7वें बेड़े को भेजा था 1971 में। उस वक्त हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने अमेरिका के सामने में झुकने से साफ मना कर दिया था और अमेरिका को रूस की मदद से खदेड़ दिया था, जो अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने के लिए पहुंचा था। इसीलिए ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि कनाडा जैसे देश ने आरोप लगाए भारत के ऊपर में। और भारत के ऊपर में जो डिप्लोमेटिक आरोप किन किन देशों ने लगाए हैं और भारत ने किस तरह से करारा जवाब दिया है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका है या फिर फ्रांस है या फिर ये पाकिस्तान है, ये सब जो देश हैं ये हमेशा से भारत के खिलाफ एक साजिश बुनते रहे हैं और भारत ने हर बार इनकी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस वक्त ये देश भारत के सामने में झुके हुए सिर्फ इसलिए नजर आते हैं क्योंकि भारत अब एक आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ है। अमेरिका को डर है कि अगर भारत ने साथ नहीं दिया तो चीन उनको खदेड़ कर मारेगा। चीन ने अमेरिका को खदेड़ना शुरू कर दिया है। चीन ने अपनी नेवी को सबसे बड़ी नेवी बना दिया है। भारत तो चीन से निपट लेगा, भारत जैसे होगा वैसे निपटेगा, क्योंकि हमारी खून में इन लोगों से निपटने की आदत है। लेकिन अमेरिका का क्या होगा अगर चीन आगे बढ़ गया तो? अमेरिका के सुपर पावर अस्तित्व का क्या होगा अगर चीन इनसे आगे निकल गया तो? हम आपको बताते हैं कि कैसे भारत ने अमेरिका को, फ्रांस को और इन जैसे देशों को करारा जवाब दिया है। दोस्तों, शायद आपको अभी याद नहीं हो या शायद दिमाग से निकल गया हो, याद होगा कि भारत का सबसे चर्चित राजनयिक विवाद संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ था। दिसंबर 2013 में वरिष्ठ भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े को अमेरिका में कथित वीजा धोखाधड़ी और उनकी घरेलू सहायिका संगीता रिचर्ड को कम वेतन देने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया था। 1999 बैच की IFS अधिकारी की तलाशी ली गई उस वक्त और उन्हें अपराधियों के साथ रखा गया था, जिससे भारत में भारी हाहाकार मच गया था, हंगामा हुआ था। बाद में उन्हें $2.5 लाख के बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया। भारत ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के तरीके से भारत हैरान और स्तब्ध है। दोस्तों, उस वक्त भारत में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA की सरकार ने कई जवाबी कदम उठाए थे, जिसमें दिल्ली में अमेरिका के दूतावास के बाहर कंक्रीट सुरक्षा हटा दिया गया था और कुछ अमेरिकी राजनयिकों और उनके परिवारों को विशेषाधिकार छीन लिया गया था। मार्च 2014 में ग्रैंड US जूरी ने खोबरागड़े को उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के बावजूद फिर से आरोपी बनाया था। हालांकि वह जनवरी में अमेरिका छोड़ चुकी थी और भारत ने उनकी इम्यूनिटी हटाने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, इस संकट के जो तब खत्म हुआ था जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे और फिर बराक ओबामा का जो प्रशासन था उस वक्त, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका इनवाइट किया था। उसके बाद जाकर के ये राजनयिक संकट खत्म हुआ था। ये इस बात का सबूत है कि भारत इन राजनयिक हमलों को बर्दाश्त करने का, इनको झेलने का और उनका मुंहतोड़ जवाब देने का आदी रहा है। भारत को कनाडा के जो तुच्छ आरोप लगाए, इनसे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, आगे हम आपको एक और कहानी बताते हैं कि चीन को भारत ने किस तरह से जलील किया था। दोस्तों, 2020 में आपको याद होगा कि लद्दाख की गलवान घाटी में सैन्य गतिरोध के बाद से भारत और चीन के बीच में संबंध काफ़ी तनावपूर्ण हो गए थे। हालांकि दोनों पक्षों के बीच डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के लिए कई दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है, लेकिन इससे पहले, गलवान घाटी से पहले डोकलाम में बहुत बड़ा झंझट हो चुका है, वो भी शायद आपको याद होगा। दोस्तों, चीन के सैनिक 2017 में डोकलाम पठार पर आ गए थे और भारतीय सैनिकों के साथ आमने सामने खड़े हो गए थे, जिस पर चीन और भूटान दोनों दावा करते हैं डोकलाम के ऊपर में। 2 महीने तक चले सैनिक गतिरोध की शुरुआत तब हुई थी जब चीन ने डोकलाम के विवादित इलाके में सड़क बनाना शुरू किया था। भूटान ने मदद के लिए नई दिल्ली को बुलाने के बाद भारतीय सैनिकों के इस मुद्दे को संभालने के लिए तैनात किया गया, जिससे भारी विवाद पैदा हो गया। हालांकि हफ्तों की राजनयिक बातचीत के बाद गतिरोध समाप्त हो गया था, जिसमें दोनों पक्षों ने डिसएंगेजमेंट करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, ये बताने का मतलब यह है कि भारत घुसकर मारने का वादी हो चुका है, मुंहतोड़ जवाब देता है। डोकलाम में भारत ने चीन से भूटान को बचाया था, क्योंकि भूटान हमारा बहुत अच्छा सहयोगी है। भूटान हमारा छोटे भाई की तरह है। हम भूटान जैसे देशों को कभी भी इन चीन जैसे जो जमीन हड़पने वाले देश हैं उनके संकट में हम नहीं आने देते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको हम बताते हैं कि भारत ने फ्रांस को कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया था, जब आज फ्रांस भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन एक वक्त फ्रांस ने भी भारत को आंख दिखाने की कोशिश की थी। दोस्तों,
दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच के संबंध करीब 38 साल तक लंबी परीक्षा से गुजरे हैं। साल 1985 की शुरुआत में भारत ने फ्रांस के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दिया था। हालांकि इसका कोई कारण नहीं बताया गया। वैसे न्यूज़ वेबसाइट द वायर ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत ने यह कदम प्रमुख मंत्रालयों में निजी सचिवों को शामिल करने वाले एक बड़े जासूसी घोटाले के पर्दाफाश के बाद उठाया था, जिन्होंने कथित तौर पर एक भारतीय व्यवसायी को आधिकारिक गोपनीय जानकारी लीक की थी। सैन्य और औद्योगिक दोनों तरह के रहस्यों से जुड़े जासूसी के संबंध में इतने हाई प्रोफाइल डिप्लोमेट को भारत छोड़ने के लिए कहा गया था। जासूसी कांड के बाद जनवरी 1985 में फ्रांस के डिप्टी मिलिट्री अताशे लेफ्टिनेंट कर्नल एलेन बोल्ले को नई दिल्ली दूतावास में उनके पद से वापस पेरिस भेज दिया गया था। दिग्गज भारतीय राजनयिक सीआर घारे खान की किताब में दावा किया गया है कि भारत ने भी इस घटना को लेकर सोवियत संघ, पोलैंड और पूर्वी जर्मनी के राजनयिकों को चुपचाप निकाल दिया था। विवाद के बाद फ्रांस के साथ संबंध सुधारने के लिए भारत ने नए फ्रांसीसी राजदूत की मंजूरी में तेजी लाई थी। नई दिल्ली ने यह भी कहा था कि राजीव गांधी ईयर ऑफ इंडिया के उद्घाटन में भाग लेने के लिए फ्रांस जाएंगे। यानी धीरे धीरे जाकर के फ्रांस के साथ मामला सुलटा था। भारत ने फ्रांस के सामने में घुटने नहीं टेके थे, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। दोस्तों, अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर के कि भारत ने पाकिस्तान को किस तरह से पानी पिलाया था, किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को सरेआम पूरी दुनिया के सामने में जलील किया था। वैसे भारत तो पाकिस्तान को हर दूसरे दिन जलील करता आया है। याद होगा, अभी एक कनाडा विवाद में पाकिस्तान ने कूदने की कोशिश की थी। भारत ने सिर्फ एक लाइन का जवाब दिया पाकिस्तान को, इनकी बातों का कोई सीरियसली नहीं लेता। यानी अब बेकार हो चुके हैं, किसी काम के नहीं रहे हैं। तो पाकिस्तान को जलील करना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बड़ी घटना से मैं वाकिफ करवाता हूं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध हमेशा से रहे हैं। दोनों देशों ने कई मौक़ों पर एक दूसरे के राजनीतिकों को निष्कासित किया है, और ये लेटेस्ट घटना अगस्त 2019 में हुई थी, जब भारत ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। तब इस्लामाबाद में, जब वहाँ पे उस वक्त जो थे इस्लामाबाद में इमरान खान की सरकार थी, उन्होंने अपने यहाँ भारत से भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को निकाल दिया था इस्लामाबाद से। इमरान खान की तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने तब भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को भी निलंबित कर दिया। 2020 में भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त में से आधे स्टाफों को निकाल दिया। साथ ही इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग में एक स्टाफ की संख्या घटा दी। इससे पहले 2003 में भारत ने पाकिस्तान के चार्ज डी अफेयर्स और दिल्ली में उच्चायोग के 4 स्टाफ मेंबर्स को जम्मू कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों की फंडिंग के आरोप में निकाल दिया था। इससे पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग का साइज घटा दिया गया। 2001 में भारतीय संसद पर हमले और ऑपरेशन पराक्रम में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की लामबंदी के बाद दोनों देशों ने अपने मिशनों का आकार कम कर दिया था। यानी ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे पता चलता है कि भारत जो है, इन छोटी मोटी टुच्ची घटनाओं से भारत के ऊपर में कोई असर नहीं पड़ता है, और जस्टिन ट्रूडो को इन चीज़ों से सबक लेनी चाहिए थी। जस्टिन ट्रूडो ने जो किया है, जस्टिन ट्रूडो को उसका करारा जवाब मिलेगा। जस्टिन ट्रूडो जब तक माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक भारत उनको माफ़ नहीं करने वाला है। दोस्तों, कनाडा ने जो किया है, कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो किया है, भले ही उन्होंने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन कनाडा को एक जो अपने यहाँ कहावत है ना कि आवाज़ दूर तलक जाएगी, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, ये बहुत दूर तलक बात जाने वाली है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।